तो मैंने केल्विन साइकिल पढ़ा दिया पूरा। अब क्या है कि केल्विन साइकिल से अगर आसान सवाल आए तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्या केल्विन साइकिल किसने डिस्कवर किया, ये भी कोई सवाल है क्या? ठीक है, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये कोई सवाल नहीं है, कोई इसे इजी सवाल हुआ। ठीक है, मगर हाँ, इससे कुछ डेप्थ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम ऐसे डेप्थ लेवल के कम से कम 11 क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े से एक दो क्वेश्चन बेसिक्स होंगे, बाकी 7 to 8 क्वेश्चंस थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और वो सारे क्वेश्चंस केल्विन साइकिल से रिलेटेड होंगे। उससे पहले मैं आपको केल्विन साइकिल एक बार जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि केल्विन साइकिल मेल्विन केल्विन साहब और उनके कोवर्कर्स ने मिलके क्लोरेला एल्गी पर काम किया, और ये पता किया कि डार्क रिएक्शन जो चलता है वो डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता कैसे है। आखिर आखिर CO2 का फिक्सेशन किस तरीके से होता है, CO2 का रिडक्शन होता है कैसे होता है। तो फाइनली जब उनका पूरा स्टडी कंप्लीट हो गया, तो आज जो हमारे सामने केल्विन साइकिल हम लोग इतनी आसानी से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि 3 फेजेस होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP होता है। आज आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं, इसके लिए केल्विन साहब ने अपना कितना पूरा जिंदगी गुजार दिया है इसके। ठीक है, तो आज आप आसानी से बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलेशन RUBP का होता है। बेचारे ने तो ढूंढते ढूंढते अपनी जिंदगी निकाल दी। आज आप आसानी से कह रहे हैं कि फास्फोराइलेशन 3 PGA का होता है। फिर आप कह रहे हैं कि रिडक्शन 13/PGA का होता है। फिर आप कह रहे हैं कि रीजनरेशन फिर से RUBP का होता है, क्योंकि केल्विन साहब ने ढूंढ लिया है, पढ़ा दिया आपको, तब आज आप पढ़ रहे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ डेप्थ की बातें हमें सोचने चाहिए। तो पहले मैं एक बार ब्रीफ कर दूं कि देखो साहब, ऐसा था कि RUBP जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, जब इसके साथ CO2 का एडिशन होता था, इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, कोई बोलेगा? इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? रूबिस्को। तो रूबिस्को की प्रेजेंस में जब ये एंजाइम एक्ट करता था, तो ये RUBP और CO2 को जोड़ता था। तो बनता क्या था भैया? बनता था यहाँ पे, कोई बताएगा क्या बनता था फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड? 3PGA is the first stable compound, and here 3 is what? 3 is representing the phosphate group is present on the third carbon of phosphoglyceric acid. तो 3PGA मॉलिक्यूल बनता था। ठीक है, अब क्या है कि 3PGA मॉलिक्यूल का होता था फास्फोराइलेशन बाय यूजिंग विच एनर्जी करेंसी? बाय यूजिंग विच एनर्जी करेंसी? ATP। वो ATP कहाँ से आएगा? ATP कहाँ से आएगा? लाइट रिएक्शन से। तो यहाँ पे 3PGA का हो जाएगा फास्फोराइलेशन, और ATP का हो जाएगा डीफास्फोराइलेशन। और ATP में लाइट एनर्जी घुसेड़ी गई थी, और अब वो लाइट एनर्जी 3PGA में घुसेड़ दी गई, और अब 3PGA बन गया 13/PGA। 13/PGA। और अब 13/PGA का क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? 13/PGA का क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पे रेड्यूसिंग पावर क्या है? रेड्यूसिंग पावर NADPH2 कहाँ से आएगा? तो NADPH2 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। NADPH2 का ऑक्सीडेशन, और 13/PGA का रिडक्शन। NADPH2 में लाइट एनर्जी घुसेड़ी गई थी, अब वो एनर्जी 13/PGA में घुसेड़ दी गई, तो बन गया 13/PGAL। पागल, 13/PGAL मतलब 13/फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। पहले था एसिड, बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, यहां तक का मामला हुआ क्या? 13/P। अब यहां से एक अलग सा स्टेप चलता है कि इससे H3PO4 रिलीज हो जाता है, और H3PO4 बाद में टूट जाता है जाके किसमें? वाटर और PO3 माइनस में। ठीक है, वो PO3 में। वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैं उसमें थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक जहां से फॉस्फेट कुल मिला के रिमूव हो जाता है, और वो फर्स्ट कार्बन से होता है। तो अब क्या बच गया भाई? 3PGAL। 3PGAL। तो यहां तक का जो प्रोसीजर चला है अभी तक, हाँ जला दीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए ना। जला था कैसे? हाँ, तो यहां तक का प्रोसीजर अभी 3PGAL, एक 3PGAL बना है। तो मुझे बताओ बच्चे कि अब तक कितने CO2 का असिमिलेशन हुआ है? एक। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। RUBP 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यस और नो? 3PGA is 3 carbon containing compound, yes or no? 13/PGA is 3 carbon containing compound, yes or no? 13/PGA is also 3 carbon containing compound, and 3PGAL is also 3 carbon containing compound. होल्ड कीजिए।
अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो पूरा प्रोसेस था यही था कार्बोक्सिलेशन। ये जो प्रोसेस था यहां तक के बनने की प्रोसेस बोलो, ये पूरा प्रोसेस था क्या, कार्बोक्सिलेशन। दिस इज कार्बोक्सिलेशन, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। फिर इसके आगे की जो स्टेप्स हैं, कौन सी स्टेप्स है भैया इसके आगे की, ये पूरा स्टेप्स, क्योंकि एक स्टेप दूसरे स्टेप से ओवरलैपिंग होगा ना, ये पूरा स्टेप आगे और भी ये फर्दर कंटिन्यू होगा, अभी बताऊंगा क्या होगा उसके आगे। ये पूरा स्टेप है रिडक्शन, रिडक्शन फेज। और मैंने इसी को कहा था ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, अगर किसी को याद हो। और क्यों कहा था, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट रिवर्स होता है प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ बना है बस एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PgL। अब मैं यहाँ पे थोड़ा वैलेंसी वगैरह आपको बता दूं थोड़ा। एक मॉलिक्यूल CO2 रिएक्ट किया था 1 मॉलिक्यूल RBP के साथ, तो 1 मॉलिक्यूल 3PGA बना था। 1 मॉलिक्यूल ATP का खर्चा हुआ था। 1 मॉलिक्यूल 13/PGA बना था। 1 मॉलिक्यूल NADPH2 का खर्चा हुआ। 1 मॉलिक्यूल 13/PGAL बना, और उससे फास्फोर डिफास्फोराइलेशन से हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL बना। बच्चा मुझे बताओ, अभी 3PGL एक मॉलिक्यूल बना है जिसमें 3 कार्बन है, लेकिन अगर हमको फाइनली ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बोलो? 6। तो मुझे कितने, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल 3PGL के चाहिए? 2 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल से बन तो जाएगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल से बन तो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल से बन जाएगा। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल से पूरा का पूरा ग्लूकोज बन गया तो पता है प्लांट का इसमें नुकसान है, तो बताएगा क्या नुकसान है? अगर 2 मॉलिक्यूल PGL चल गया बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बन जाएगा, लेकिन दोबारा RUBP रीजनरेट नहीं होगा। तो पता है फिर आप बोल क्या रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो आप, कि दोबारा अगर RUBP नहीं रीजनरेट होगा, इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? इसका मतलब प्लांट अपने घर से, अपने जेब से ऑर्गेनिक कंपाउंड का खर्चा करके ग्लूकोज बना रहा है, ऐसी की तैसी। फिर ऐसा करें क्यों? अरे जब अपने घर से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो इतना बेरोजगार तो नहीं है ना, प्लांट ऐसा नहीं करता। केल्विन साइकिल चलता है जब कार्बोक्सिलेशन से C3 साइकिल, तो ऐसा नहीं होता है कि प्लांट अपने घर से लगाए, दोबारा ये RUBP रीजनरेट करेंगे। और कैसे, तो समझेगा ध्यान से। एक्चुअल में ये जैसा अभी मैंने यहाँ पे एक स्टेप चला के यहाँ तक मामला को पहुंचाया, ऐसे ऐसे 6 सेपरेट स्टेप चल रहे होंगे। स्टोमा में तो घने सारे रिएक्शन चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कई सारे घने सारे केल्विन साइकिल एट अ टाइम चल रहे हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ कि जब 6 मॉलिक्यूल अलग अलग सेपरेटली 6 मॉलिक्यूल RUBP से रिएक्ट कर रहे होंगे, तो अलग अलग 6 रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, तो अलग अलग 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बना होगा, जहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का खर्चा हो रहा होगा। और सॉरी, यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल PGL 3PGA बनेगा ना जी, 12 मॉलिक्यूल PGA बन रहा होगा, तो 12 मॉलिक्यूल ATP का खर्चा हो रहा होगा, तो 12 मॉलिक्यूल ADP रीजनरेट हो रहा होगा, तो 12 मॉलिक्यूल 13/PGA बन रहा होगा, और 12 मॉलिक्यूल NADPH2 यूटिलाइज हो रहा होगा, तो 12 मॉलिक्यूल NADP रीजनरेट हो रहा होगा, तो 12 मॉलिक्यूल 13/PGAL बन रहा होगा, और 12 मॉलिक्यूल बन चुका है क्या, 3PGAL। ऐसे से 6 सेपरेट स्टेप चल रहे हैं। उन सभी के 6 स्टेप में से 12 मॉलिक्यूल 3PGL अभी तक तैयार हुआ है। अब इसमें से अभी केल्विन साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 में से 6 साइकिल स्टार्ट हुए थे, 6 में से किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है। 6 साइकिल स्टार्ट होंगे और 6 वो मिलके सिंगली कंप्लीट होंगे। कैसे, तो दिखा रहा हूं। अब इसमें से 2 मॉलिक्यूल, कितना, 2 मॉलिक्यूल ये कौन, PGL चला जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। कैसे, तो ये 2 मॉलिक्यूल PGL कितने, 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल PGAL ये पहले क्या करते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे मैंने क्या बताया था कल, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल को याद करो। ये 2 मॉलिक्यूल PGL क्या करते हैं, कैसे जाके ग्लूकोज बनाते हैं? एनीवन? हाँ भाई, क्या पढ़ के आए हो तुम लोग, जब केल्विन साइकिल याद ही नहीं हुआ। सर आइसोमेरेज हो कर क्या करता है सर, फ्रुक्टोज बनवाता है वो तो। फ्रुक्टोज, अच्छा। इस PGL में कितना कार्बन है, क्या अतिक, क्या चल रहा है जीवन में?
हाँ बताओ, सारे प्रोसेस हम ही पढ़ा दें? अतीक तुम्ही से बात कर रहे हैं, आवाज आ रही मेरी? अतीक, हाँ क्या होता है इसके आगे? हाँ अभिषेक, सर एक और पीजीएल मिलके मतलब वो बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अच्छा फिर? उसके बाद फिर वो कन्नो उससे ग्लूकोज बन जाता है। अच्छा डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बना देना है ना? नहीं, वहाँ पे और स्टेप होगा। फिर इससे पता चलता है कि ना तो आपको ग्लाइकोलाइसिस याद है और ना ही आपको केल्विन साइकिल याद है, इससे तो यही पता चलता है ना। हाँ रिभा, कंप्लीट करोगे इसको? आगे बना था फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फोर फ्रक्टोज 1,6 चलो ठीक है। बिस्फोस्फोर। फिर कितना मॉलिक्यूल इसका, इसका इसका कितना मॉलिक्यूल? एक ही मॉलिक्यूल होगा ना, हाँ उसके बाद? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट रिमूव हुआ यहाँ से। उसके बाद? फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद? यहाँ से मतलब कुछ एनर्जी निकलता है, फॉस्फेट निकलता है, फिर से यहाँ से बन जाता है ग्लूकोज। तो फाइनली जाके ग्लूकोज बना। और ये पूरा जो स्टेप है यहाँ तक, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। और अब आप कार्बन देख लो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पीजीएल में मिला के 6 कार्बन थे, तो इसमें एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, और यहाँ पे भी 6 कार्बन। तो मुझे बताओ हेक्सोज शुगर बन गया? बन गया ना? तो 2 पीजीएल तो क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। बचा कितना? 2 पीजीएल तो यूटिलाइज हो गए ना। अब बचा कितना, कोई बताओ? अरे भोटो चुगलों कर क्या 10 रहे हो? 10 10 10। तो 10 मॉलिक्यूल क्या बचा? पीजीएल, वही 3 पीजीएल बोलो या पीजीएल बोलो, 10 मॉलिक्यूल बचा पीजीएल। ये कितना कार्बन वाला कंपाउंड है? 3 कार्बन। कार्बन वाला। ठीक है, और समझना ध्यान से, इस बीच में हर कार्बन के यहाँ पे शुगर बनते हैं। 3 कार्बन वाले तो है ही, 4 वाले बनेंगे एरिथ्रोलोज, 5 कार्बन वाले बनेंगे राइबोलोज राइबोज, फिर आगे और 5 कार्बन वाले भी बनेंगे, 6 कार्बन वाले बनेंगे, और 7 कार्बन भी, मतलब 3 से लेकर 7 कार्बन, सूडो हेप्टिलोज हेप्टिलोज, मतलब आपको नाम नहीं याद रखने हैं। 3 से लेकर 7 कार्बन वाले सारे शुगर बनेंगे यहाँ पे। लो मैं लिख देता हूँ, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले। पहले ये सब सिलेबस में था भी, अब नहीं बताते हैं, ठीक है। तो सारे शुगर बनेंगे फाइनली। और ये बीच में सारे इंटरमीडिएट है, ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, ये मैंने आपको बताया 4 5 6 7 सारे बन जाते हैं, ठीक है। फाइनली ये 10 मॉलिक्यूल पीजीएल से 6 मॉलिक्यूल आरयूएमपी का रीजेनरेशन होता है, आरयूएमपी का बनना होता है, आरयूएमपी क्या, आरयूएमपी का बनना होता है, 6 मॉलिक्यूल आरयूएमपी। अब इस 6 मॉलिक्यूल आरयूएमपी का क्या हो जाए कि बन जाए 6 मॉलिक्यूल आरयूबीपी, को बताओ फॉस्फोराइलेशन। कैसे? बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी। तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। तो कितने मॉलिक्यूल एटीपी का खर्चा हुआ यहाँ पे? 6 मॉलिक्यूल एटीपी। और ये कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो गए? 6 मॉलिक्यूल। दिस इज द केल्विन साइकिल। क्या ये मैं आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ या नहीं पढ़ा चुका हूँ? इसी को C3 साइकिल कहते हैं, इसी को केल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला बात कि इसको केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA बना है, जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। C3 प्लांट क्या होता है? दुनिया में वो प्लांट जिसमें CO2 फिक्सेशन का एकमात्र जरिया केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, वो C3 प्लांट कहलाता है। जिसके पास C3 के साथ C4 साइकिल भी है, वो C4 प्लांट कहलाता है। जिसके पास C3 के साथ केम पाथवे भी है, वो केम प्लांट कहलाता है। नाउ कौन कौन से प्लांट C3 हैं? घने सारे हैं। आप 4 नाम याद रखो, 2 मोनोकोट के, 2 डाइकोट के। मोनोकोट के व्हीट और राइस, दिन में खाते हो रात में खाते हो, चपाती, व्हीट, चावल, राइस, ठीक है। और ये हो गए मोनोकोट के। डाइकोट के, वो आपका फेवरेट तंबाकू, ठीक है।
उसके बाद सनफ्लावर, ठीक है। तो ये 2 याद रखो डाइकोट में, ये 4 नाम में जरूर याद रखना C3 प्लांट के, ठीक है। तो C3 प्लांट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। चलो अब मुझे बताओ कि अब यहाँ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अभी हमारे पास इस मीटिंग का 20 मिनट है और 20 मिनट में हम वो सारे 11 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको साइकिल में कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, साइकिल समाप्त हुआ, और इसका स्क्रीनशॉट लो। यही आपको नोट्स में कहाँ लिखना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। अच्छा रुको 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 रुक जाओ, इसको पहले बता देते हैं कि ये वाला स्टेप क्या है। दिस इज द रीजनरेशन ऑफ, तो बताएगा क्या? RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो मेरे सवालों का जवाब धमाधम देते चलिए। अब कोई रिवाइज नहीं कराएंगे, हम करा चुके हैं। 11 क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन नोट करके लाया हूँ और आपसे मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। आपके नोट्स में भी लिखवा दिया मैंने, ठीक है। मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलता जाऊंगा और आप उसका आंसर बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सुनेगा ध्यान से, जिनको भी आता हो माइक ऑन करके आंसर दे देना है। हाउ मेनी टाइम्स केल्विन साइकिल विल रन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 बार। 6। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। 6। हम्म 6। तो जिस लोगों ने भी 6 बोला है मुझे बताया हाउ। फिर एक बार केल्विन साइकिल चलेगा तो 2 PGL बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। तो उससे तो ग्लूकोज बन जाएगा, लेकिन फिर RUBP रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो उसको भी तो रीजनरेट कराना है, इसलिए आंसर इज 6 टाइम 6। चलाएंगे। आपको कारण समझ में आ गया होगा। चलो बाकी एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर तो बता रहा हूँ, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए और 6 कार्बन के लिए 2 PGAL सफिशियंट है और 2 PGL बनाने के लिए 1 केल्विन साइकिल सफिशियंट है। तो बच्चे कहते हैं 1 केल्विन साइकिल से 1 ग्लूकोज बनेगा जी। ना रे ना 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 ना, 6 केल्विन साइकिल अलग 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 चल रहे हैं और वो 6 वो जाके आगे चल के कंबाइंड हो जाते हैं, तब जाके 1 ग्लूकोज बनता है। और उस 6 केल्विन साइकिल में जो RUBP लगा था वो सभी के सभी रीजनरेट भी हो जाते हैं। दिस इज द केल्विन साइकिल। Next question. How many ATP and NADPH2 used in assimilation of 6CO2? Assimilate करना मतलब का समझ रहे हैं ना भाई, फिक्सेशन assimilation एक ही चीज है। तो how many ATP and NADPH2 are used in assimilation of 6CO2? 18 ATP and 12 NADPH2। 12 ATP and Yes, sir. 18 ATP। 18 ATP and 12 NADPH2। तो एक दिन मैंने आपको बोला था कि ये अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, आने वाले दिनों में समझा दूंगा, समझा दिया। देख लो कैसे। 18 ATP 12 किस फेज में, को बताएगा? रिडक्शन फेज। रिडक्शन। और 6 किस फेज में? रीजनरेशन ऑफ बस यही सब सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। और 12 NADPH2 किस फेज में? रिडक्शन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी एक्सप्लेनेशन नोट्स में पढ़िएगा घर पे। हाउ मेनी एटीपी, गौर से सुनना, इसमें आप गलती करोगे, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 इज रिक्वायर्ड इन असिमिलेशन ऑफ 6CO2 इन सिंथेसिस ऑफ 6 ग्लूकोज? फिर से रिपीट करो। How many ATP and NADPH2 required in assimilation of 6CO2 in synthesis of 6 glucose? बताइए जनाब, अरे कुछ तो बोलिए। इतना ही होगा सर, 18 ATP and 12 NADPH2। अच्छा बाकी लोग? सर 6 ग्लूकोज बनाना था ना। हाँ नहीं 6 ग्लूकोज नहीं, तुम फॉर्म
1 ग्लूकोज, सॉरी 2 फॉर्म 1 ग्लूकोज। एक मिनट रुक जाओ, ये नोट्स में गलत लिखा है, वहां पे 6 गलती से लिखा है, वो पेन ऐसे चल गया है, 1 होगा वहां पे, रुको मैं सही कर देता हूँ। क्वेश्चन इज दैट, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन गलत था, वो लास्ट में वो पेन का वो गलत है, ठीक है, मैं सही करके भेज दूंगा नोट्स में ग्रुप में। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 इज रिक्वायर्ड इन असिमिलेशन ऑफ 6CO2 इन सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज? बताइए जल्दी। तो वही वाला आंसर होगा 18 एटीपी। गलत जवाब। पता है क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, अब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, और सुनोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? घरेलू एग्जांपल से समझाता हूँ, समझो इसको, समझो। आप सभी पटना का इलाका तो जान ही रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप गांधी मैदान से ऑटो पकड़ोगे और आप जाओगे गाय घाट, ठीक है, तो अगर आप, चलो गाय घाट के इलाके आप लोग नहीं गए होंगे, अगर आप गांधी मैदान से ऑटो पकड़ के पटना जंक्शन जाओगे, ठीक है, तो आप किसका माइक ऑन है, बंद करो। तो अगर आप गांधी मैदान से ऑटो से जा रहे हो पटना जंक्शन, तो आपको डाक बंगला चौराहा होते हुए जाना होगा, वही रूट है ऑटो का, डाक बंगला चौराहा होते हुए जाना है। तो अगर आप डाक बंगला चौराहा, अगर आप जंक्शन तक उतरोगे तो 10 रुपए लेंगे ऑटो वाले आपसे, ओके। लेकिन अगर आप डाक बंगला चौराहा तक उतर जाओ तो आपसे 7 रुपीज लिए जाते हैं, 7 या 8 रुपीज, चलो 8 रुपीज मान लिया जाए, ठीक है, लिए जाते हैं। तो ये आपको भी पता है कि डाक बंगला चौराहा स्टेशन के करीब है, और स्टेशन मतलब आप अगर डाक बंगला जा रहे हैं, डाक बंगला क्रॉस कर रहे हैं, तो लोग यही मानेंगे कि आप स्टेशन जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गांधी मैदान से गांधी मैदान से पटना जंक्शन जाने वाली ऑटो की भाड़ा क्या है, तो आप क्या बताओगे? बताना जरा, आप क्या बताओगे? 10 रुपीज। अगर मैं आमतौर पर ये बोलूं कि गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा की तरफ जाने वाले ऑटो की भाड़ा क्या है, वर्ड को पकड़ना, की तरफ जाने वाले, 10 नहीं 10 10, क्योंकि आप डाक बंगला की तरफ जा रहे हो, मतलब आप जंक्शन जा रहे होगे। यानी कि आम भाषा में बोला जा रहा है कि केल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनाने वाले की कॉस्ट क्या है, आप 18 ATP बता रहे हो। बट अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, जरा गौर भी कीजिए। गांधी मैदान से स्टेशन की तरफ जाने वाले ऑटो से अगर आप डाक बंगला में उतरो तो भाड़ा क्या है? कितने लोग मेरी बात को समझ गए? अगर बात को समझ गए तो मुझे सही आंसर दे दो। 12 होगा एटीपी। 12 ATP और 12 NADPH। 12, देखो दिमाग चल गया, बस घरेलू एग्जाम्पल देने की जरूरत थी। 12 ATP एंड 12 NADPH। मैंने आपसे कंप्लीट साइकिल का पूछा ही नहीं था, हाँ, लेकिन मैंने ये बताया कि मैं किस साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पहले मैंने आपको बताया, मैंने बताया ना ऑटो कहां से कहां जा रही है, पहले रूट बताया मैंने आपको, फिर मैंने बताया कि रास्ते में मैं आपको उतार दे रहा हूँ, वहां तक का भाड़ा बताओ, तो आपने बताया 7 रुपीज। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का थीम समझ गए होंगे, और ऐसी गलती आपसे एग्जामिनर कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 यूज्ड इन असिमिलेशन? गौर से सुनना, बच्चों वाला हिसाब है। बचपन में कहते थे ना कि 6 रुपए में 6 टॉफी, तो 1 रुपए में कितने टॉफी, तो 1 टॉफी कितने रुपए में, वही वाला हिसाब है, दिमाग लगा। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 यूज्ड इन असिमिलेशन ऑफ 1 CO2, दैट मींस द फॉर रनिंग ऑफ 1 केल्विन साइकिल? 3 ATP and 2 आराम से NADPH2। हाँ बोलो। 3 ATP and 2 NADPH2। 3 ATP 2। और बच्चे? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए तो। How many ATP and NADPH2 used in assimilation of 1 CO2, that is for running of 1 Kelvin cycle? फटाफट। अरे बोलो, नहीं आ रही बा? सर 2 होगा एटीपी और 3 ATP और 2 NADPH2। बताता हूँ कैसे। बताओ 6 केल्विन साइकिल चलने के लिए कितना ATP चाहिए था? 12 है 12? नशा किए हो गया? 6 केल्विन साइकिल चलने के लिए कितना ATP चाहिए था? साइकिल मतलब साइकिल, जहां से चला वहीं तक पहुंचे। 18 सॉरी। हाँ, तो अगर 6 के लिए 18 मिलता है तो 1 के लिए कितना लगेगा? 3। हाँ 3
तो ये 2 कहाँ से आ गया था? सर चलो 12 समझ लीजिए। तो उस 3 में से कितना एटीपी किस फेज में लगा, कोई बता सकता है? सर 2 एटीपी लगा, 2 एटीपी रीजनरेशन, एक रीजनरेशन ए सृष्टि 2 एटीपी रीजनरेशन में कहाँ लग गया जी? सर 1 लगेगा। 1 एटीपी रीजनरेशन में, 2 एटीपी रिडक्शन में। नो रिडक्शन फेज में लग गया। हाँ, और 2 NADPH2 किस फेज में लगा? रिडक्शन फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि एक केल्विन साइकिल चला के हम ग्लूकोज बना लें? यस सर। नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। केल्विन साइकिल मतलब साइकिल, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंचे, तो फिर रीजनरेशन कहाँ हुआ? फिर रीजनरेशन कहाँ हुआ? साइकिल मतलब साइकिल, जहां से चले वहां से वहीं पहुंच जाए। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर क्या थ्योरेटिकली हम बातें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं केल्विन साइकिल के बारे में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। थ्योरेटिकली ग्लूकोज बनेगा। वाह सृष्टि, कितना कितना? 1/6। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी समझ गई और आंसर भी बता दी। तो मेरा क्वेश्चन यही था नेक्स्ट, ये आंसर बताई दी तो क्वेश्चन सुन लो। थ्योरेटिकली हाउ मेनी ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिमुलेशन ऑफ 1 CO2 दैट इज बाय रनिंग ऑफ 1 केल्विन साइकिल? आंसर इज 1/6 ग्लूकोज। ठीक है, समझ गए ना? बाकी लोग समझ, जो नहीं समझे हाथ खड़ा कर देना, ऐसा नहीं कि हम आगे निकल जाएं। जस्ट रिवा समझ में आ रहा है? यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ATP and NADPH2 used in assimilation of 1 CO2? हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी हाउ मेनी ATP and NADPH2 used in assimilation of 1 CO2? 2 ATP। अरे पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन सुनो। How many ATP and NADPH2 used in assimilation of 1 CO2 in synthesis of 1/6 glucose? ये है पूरा क्वेश्चन। आराम से। 2 ATP। कितना कितना? 2। अच्छा, और NADPH2? सर ये भी 12 ATP हो जाएगा 2 में। 12 ATP? क्वेश्चन क्या समझ रहे हो? 2 हो जाएगा। 2 होगा। हाँ, 2 ATP and 2 NADPH2। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली वन ग्लूकोज तो बने पहले, 1/6 ग्लूकोज क्या होता है? प्रैक्टिकली ऐसा कुछ थोड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी RUBP विल बी रीजनरेटेड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 1/6 ग्लूकोज? 1 RUBP। बाकी लोग? How many RUBP will be regenerated during synthesis of 1/6 glucose? नो सर, कोई RUBP रीजनरेट नहीं होगा। अच्छा, हाँ बाकी लोग? बाकी लोग? तो पहले आपका सही जवाब था, अब आपका गलत जवाब है। भैया जब मैंने कहा 1/6 ग्लूकोज बन रहा है प्रैक्टिकली केल्विन साइकिल से, तो साइकिल साइकिल होता है। ठीक है, तो 1 RUBP तो रीजनरेट हो जाएगा ना। अरे भैया, अगर 1/6 ग्लूकोज बना रहे हो मतलब आप थ्योरेटिकली एक केल्विन साइकिल चला रहे हो ना। 1/6 ग्लूकोज बना रहे हो आप, 1 थोड़ी बोला है मैंने यार। कितने लोग समझ गए मेरी बात को? हाथ करा के दी। हाँ रे बा आया? हाँ, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर था इसका क्या? 1 RUBP रीजनरेट हो जाएगा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल, सुना ध्यान से, हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग यस फिक्सिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन, मतलब कि PGA, मतलब ये कहना क्वेश्चन कह रहा है ये कि जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो आपको पता है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है PGA। तो बोला गया है कि जो CO2 एक्सेप्टर होगा, CO2 एक्सेप्टर का में कार्बन कितना रहा होगा, ये पूछा गया आपसे। जो CO2 एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, उसमें कार्बन कितना रहा होगा, आपसे ये पूछा गया है। 5 कार्बन।
आप जो ये 5 इतना आसानी से कह दे रहे हो, पता है क्यों कह दे रहे हो? क्योंकि आपका ये काम केल्विन ने आसान बना दिया है। ये काम केल्विन ने आसान बना दिया है। अगर केल्विन नहीं बताया होता कि आरयूबीपी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, और अगर और आपको रिजल्ट में क्या मिलता है कि CO2 का जब फिक्सेशन होता है तो प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट क्या, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या मिलता है? 3PGA। ठीक है, तो मुझे बताओ आप इससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का कार्बन कितना रहा होगा? बताओ जरा, सभी लोग बताओ तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या उम्मीद करते हैं? बोलो बोलो। 5 ही रहा होगा। 5? अरे भैया, आप पता क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब आपको किसी भी रिएक्शन का जो, ऐसे मानो कि 2 रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट है, और एक रिएक्टेंट में से एक खुद कार्बन है जिसमें खुद CO2 जिसमें एक कार्बन है, और एक रिएक्टेंट अननोन है, कौन है नहीं पता, लेकिन कार्बन कंटेनिंग को कितना आपको बताया जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में जो है कार्बन 3 है। तो अब आप बताओ कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपकी जो एक अननोन रिएक्टेंट है उसमें कितना कार्बन रहा होगा? 2 कार्बन। 2। केल्विन को भी ऐसा ही लगा था, केल्विन को भी ऐसा। अभी तो आप इतनी आसानी से 5 बोल रहे हो ना, भौंक रहे हो इतनी आसानी से, उसके तो बाल उड़ गए ढूंढते ढूंढते, मिला ही नहीं 5 कार्बन वाला। और आपको मैं और बता दूं, बड़ी मशक्कत से उन्होंने पता लगाया कि 5 कार्बन वाला आरयूबीपी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, बड़ी मशक्कत से। क्यों भाई? केल्विन तो सीधा ही जोड़ रहे थे ना कि भाई 3PJ बन रहा है और CO2 है तो प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन वाला ही रहा होगा। तो पता उन्होंने जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया उस 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ढूंढने के लिए केल्विन साइकिल में। और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बता दूं, पूरे केल्विन साइकिल में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ही नहीं। आप देख लो, आपके सामने रिएक्शन है, पूरे केल्विन साइकिल में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं। आप देख लो रिएक्शन आपके सामने ही है। और उसको ढूंढने के लिए उन्होंने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया है। जब नहीं मिला तो पता है फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई एक रिएक्शन स्किप हो रहा हो, मतलब ये 3PJ के बनने के पहले भी कुछ बन रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ऐसा कुछ हो रहा हो कि 3PJ के पहले कुछ बना हो और वो टूट गया हो 3PJ में। और ये जो उनकी एक उम्मीद थी, जो उनका ये वाला एक्सपेक्टेशन था, ये बाद में सच साबित हुआ। कैसे? बाद में उन्होंने रेडियो आइसोटोपी टेक्निक से पता किया कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन वाला है और वो आरयूबीपी है। कैसे पता किया वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से पता किया तो उनको पता चल गया 5 कार्बन वाला आरयूबीपी है। तो फिर पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये 5 कार्बन वाला आरयूबीपी और CO2, एक CO2 और एक आरयूबीपी मिलके कोई एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाता है। और वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इतना हाईली अनस्टेबल होता है कि वो तुरंत ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज द PGA। तो लोगों ने उससे बोला वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन है, उसका केमिकल नेचर क्या है? तो उन्होंने बोला ये मुझे नहीं पता। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला ये मुझे नहीं पता? क्योंकि वो इतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल था कि केल्विन के पकड़ में नहीं आ रही थी। और ये बात बहुत पुरानी है, उस टाइम तो साइंस बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था, आज जितना डेवलप हो रहा है। तो उस टाइम साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो चीजें ये थोड़ा लोगों के बीच में एक रिसर्च का फील्ड बना रहा कि आखिर वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि केल्विन के बातों का वेटेज था उस टाइम। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट अपने अपने जमाने के तरफ फेमस साइंटिस्ट है, उनकी बातों का वेटेज था, तो कई सारे लोग उसको ढूंढने में लग गए। तो लग गए, बाद में हाई केमिकल टेक्नोलॉजी से पता चला कि वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 2 कार्बोक्सी 3 कीटो बिस रिबिटॉल बिस फॉस्फेट है। 2 कार्बोक्सी 3 कीटो रिबिटॉल बिस फॉस्फेट है। बाद में हाई केमिकल टेक्नोलॉजी से ये बात पता चला है, केल्विन ने नहीं बताया। केल्विन ने बस इतना बोला कि कोई 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। तो इस तरीके से साबित हुआ कि फर्स्ट जो CO2 एक्सेप्टर जो रहा होगा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही रहा होगा और वो आरयूबीपी ही। बोलो इतनी बात समझ में आई?
अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप अपने नोटबुक का यहाँ तक वाला पार्ट पढ़ लो, देन मैं अगले मीटिंग में बाकी के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी खत्म करके ये आज की क्लास समाप्त करेंगे। तो आप क्या करो कि यहाँ तक की चीजें पढ़ लो। कहाँ तक बता रहा हूँ? यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग।